बाकी पेपर तो सही हुआ ना। सज्जाद, फहद, क्या हालचाल? कुछ ज्यादा ही आवाज नहीं है इसकी? चलो ठीक है, इंटर में आवाज ज्यादा होनी भी चाहिए, फाउंडेशन वाली बात नहीं यहाँ पे। सिलेबस थोड़ा बड़ा है कंपैरेटिवली, फाउंडेशन के कंपैरिजन में बड़ा है और बड़ा होना भी चाहिए, है ना। वो टैक्स वाले सर आए थे क्लास के लिए, कैसी रही क्लास? कंफर्म? फिर कोई दिक्कत नहीं। और कॉस्टिंग वाले हैं? सारे लोग बारी बारी से बोले। ये क्या बोलना था मणिकांत, वो क्या कह रहा है? नहीं नहीं, वो तो आप लीजिए ना, क्लास लेते लगते रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या है? राहुल सर, इन इन तमाम चीजों की वजह से आपका पेपर तो खराब नहीं हुआ ना। जो भी, अब मैं उसके ऊपर डिबेट नहीं, राहुल सर क्या, राहुल सर वो, दिस दैट, कुछ नहीं। पास हो गए ना अपन, कहानी खत्म है। अच्छा एक बात है कि अभी अपना अर्ली बर्ड बैच चल रहा है, पेपर वन। अब फाउंडेशन में भी पहला पेपर, इंटरमीडिएट में भी पहला पेपर एज पर द सिलेबस, जून 2022। मतलब 2022 का जो सिलेबस है वो हमसे रिलेवेंट है, 2016 नहीं। हालांकि लॉ वाले पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी डिफरेंस तो है ना। तो सीएमए इंटर का ग्रुप वन हम बात कर रहे हैं और उसमें भी पेपर वन है, ठीक बात। सीएमए और सीएस में चलता है ना, पेपर 1 2 3 4 फाउंडेशन, फिर इंटर में आते हैं तो पेपर 1 2 3 4। हमारा सीएमए का ऐसा नहीं चलता है, हमारा सीएमए का क्या चलता है, फाउंडेशन, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर, ठीक बात। इसी सीक्वेंस में है ग्रुप वन का पेपर। मतलब यहाँ पर फिर ग्रुप वन में पेपर 1 2 3 4 ऐसे नहीं होगा। क्या होगा बेटा, पेपर नंबर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, फिर ग्रुप सेकेंड आ जाएगा इधर को, पेपर 9 10 11 12। तो बात है बेटा, ऐसे ही फाइनल में जाएंगे तो 13वें पेपर से 13वीं कर देंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से चलना है। अब आपको, आपका जो पेपर होगा वो आपको पता है, दिसंबर 2023 में अपना पेपर होगा। वी आर सिटिंग ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ जनवरी, है ना। तो अपने पास मान लीजिए फरवरी में प्रैक्टिकली, सीएमएसयू ने कोई डेट दिया है टेंटेटिव की इतने डेट तक रिजल्ट दे दूंगा, या एक्सपेक्टेड डेट इस तरह का कुछ तो नहीं दिया है, बट वी कैन एक्सपेक्ट कि महापर्व तक रिजल्ट आ ही जाएगा। महापर्व बोले तो वैलेंटाइन, हाँ ना। तो 18 फरवरी को रिजल्ट देगा ऐसे। हाँ 18 20 तक आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। आइए बैठ, हाँ हाँ बैठिए ना। है? हाँ ये भी सीएमए इंटर के ही है, बैठो ना। हाँ अभी 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 पेपर दिए अर्ली बर्ड बैच में, राइट। तो हम लोग यहाँ पे, ठीक बात। और देखिए कितनी फॉर्चुनेट बात है, पेपर वन भी लॉ, फाउंडेशन का पहला पेपर भी लॉ है अब, और इंटर का भी पहला पेपर दैट इज पेपर नंबर 5, व्हाट इज दैट, लॉ है। क्लियर बात है बच्चा, बोलो। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पेपर 5, और इस पेपर 5 का नाम क्या है सर? सर इस पेपर 5 का नाम है लॉज एंड एथिक्स। सौ नंबर,
ठीक बात। 100 नंबर का है अपना पेपर लॉ एंड एथिक्स। ठीक बात है सर, बोलो। अभी आप लोग ने थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़िए, ठीक है, लेकिन जितना भी पढ़िए एक्यूरेटली पढ़िए। ये मैं फाउंडेशन से आप लोगों को मैंने मोटिवेट करते रहा हूँ कि थोड़ा कम पढ़ लेंगे चलेगा, लेकिन वो कम भी एक्यूरेटली पढ़िए। स्टडी मटेरियल की बातें, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन का बैलेंस्ड आंसर कैसे लिखा जाता है, लव लव लव। ठीक बात है। अच्छा, फाउंडेशन में जो लॉ की कॉपी थी वो ज़रा संभाल के रखना है। ठीक बात है। फाउंडेशन में जो लॉ की कॉपी थी अपनी बिजनेस लॉ की, उसको संभाल के रखना है, क्योंकि हमने आपको वहाँ तक झूठ बोला था। मैंने आपको फाउंडेशन में झूठ बोला था कि सिमिलरली सेम चीज़ है यहाँ इंटर में। समझ में आ रही बात? हम जो फाउंडेशन में पढ़े थे वो ज़्यादा कंटेंट पढ़ा था। आप समझ रहे मेरी बात को? कंटेंट वाइज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने पढ़ा था ना, तो मैं आपको बोलता था ना कि नहीं फाउंडेशन में कम है, इंटर में ज़्यादा है। ठीक बात है। सेक्शन 75 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था हमने, वो यहाँ पर उतना कंटेंट है भी नहीं, तो इसलिए उस कॉपी को संभाल के रखना है। वो हमारे को इंटर में यूज़ करना है, क्योंकि फाउंडेशन में हमने जितना पढ़ा है उससे कम हमें पढ़ना है किधर, इंटरमीडिएट में। क्लियर बात है बच्चा, बोलो। तो वो कॉपी आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि उसमें हमने 3 कानून पढ़े हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था। बेटा आपके इस सिलेबस का सबसे बड़ा हिस्सा है कमर्शियल लॉ, उसका आपने 60% पढ़ लिया है फाउंडेशन में। अब 2 ही एक्ट पढ़ना है किधर, पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी एक्ट। क्लियर बात है बच्चा, बोलो। आपको अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमारा पूरा सिलेबस 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। 100 नंबर के लिए अपने को 4 चीजें पढ़नी है। ठीक बात है बच्चा, बोलो। बहुत हाई स्कोरिंग पेपर है। हाँ, जरूरत इस बात की है कि बच्चा अब थोड़े से प्रोफेशनल तरीके से पढ़े, राइट। बाकी बच्चे कहाँ रह गए हैं? नहीं, सुबह मेरी क्लास नहीं हुई थी, बल्कि इन बच्चों की क्लास मेरी टीटीएस में है। तो वो संदीप सर है ना कॉस्टिंग वाले, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि कल मैं छुट्टी पर रहूँगा, मुझे कुछ अर्जेंट काम से जाना है, घर रहना है, मतलब घर पे रहना है। ससुर जी रिटायर हो रहे हैं, तो उस फंक्शन में रहना है, चूँकि उनका मतलब मेरा साला अभी इंडिया में है नहीं, तो मुझे वहाँ रहना ही पड़ेगा, बीइंग द एल्डेस्ट सन इन लॉ। जिम्मेदार नागरिक तो यही कहलाता कि कोई बंदा रिटायर हो रहा है। और जानते हैं जब रिटायरमेंट होती है ना, तो लोगों को झटका लगता है, इमोशनल सेटबैक लगता है कि भाई सरकार ने मेरे को घोषित कर दिया है कि तू बुढ़ा हो गया, घर पे बैठ, पेंशन मिलता रहेगा तेरे को, तो झटका लगता है। तो कई लोग तो निकल लेते हैं उसी झटके में। तो मुझे तो बचा के रखना है ना, ढेर सारे पेंशन आने वाले हैं, ढेर सारे ग्रेचुइटी वाले पैसे आने वाले हैं, तो उसमें से कहीं कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए है? तो सर मैं कल छुट्टी पे रहूँगा, इस वजह से मैंने संदीप सर से एक्सचेंज किया है क्लास कि मेरी आज वाली क्लास कल मैं नहीं लूँगा, आज ही मुझे पढ़ाने दो। संदीप सर जानते हो, कॉस्टिंग पढ़ाते हैं। संदीप सर को नहीं जानते? अच्छा टीचर, लंबे टाइम से उसी पेपर को पढ़ाते आ रहे, कॉस्ट एफएम, केवल उसी पेपर को ही पढ़ाते हैं, दूसरा पेपर पढ़ाते ही नहीं, राइट। तो साथ में आपने प्रकाश शर्मा सर की भी क्लास है कल, उनके बारे में तो जानते हैं, सीएमए इंस्टीट्यूट के फैकल्टी है, मैंने कई बार आप लोगों को शेयर किया था फाउंडेशन में भी। तो वो अकाउंट्स कराएंगे। नेगी सर से आज आपका ओरिएंटेशन लगभग हो ही गया है, वो टैक्स कराते हैं, राइट। और वरदान सर करा रहे थे लॉ, लेकिन थोड़े से प्रीवियस बच्चों की बड़ी बड़ी शिकायतें थी। मैं कितना अच्छा फाउंडेशन में था, छोटा सिलेबस था, मजे लेता था। बॉस का फोन आ गया कि आपके बच्चों को आप ही पढ़ाएंगे। लॉ एंड एथिक्स 4 पार्ट्स में बटा हुआ है सिलेबस। हमेशा मार्क्स के लिए काम करिए, काम बन जाएगा, है ना। केवल एक एक इसमें 4 पार्ट्स में से केवल एक पार्ट ऐसा है जिसका लेना देना हमारे को फाउंडेशन में है, तो उसको बहुत बारीकी से करना है। बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं
वो इंटरमीडिएट में ही रह जाने हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, मार्क्स मैक्सिमम खींचने होंगे। क्लियर बात है बच्चा? पहला है आपका क्या, बोलो, कमर्शियल लॉ, कमर्शियल लॉज। दूसरा क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल लॉ। तीसरा है कॉर्पोरेट लॉ, बोले तो कंपनी लॉ। चौथा है क्या, एथिक्स, जिसकी हल्की सी झलक आपने फाउंडेशन में ली है 7 पेज में, यहां पर लगभग 25-27 पेजेज हैं। दैट इज व्हाट, एथिक्स। ऑफ कोर्स बिजनेस एथिक्स ही होगा। एक फीस में 2-2 बच्चे पर हो गए, वो भी 1000 रुपए की फीस में। 1000 रुपए फीस दी थी ना आपने, फाउंडेशन टॉपर्स में नहीं लिया है ना? कहाँ पर लगाए थे क्लास बेटा? और डायरेक्ट एंट्री, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पेपर 5, ठीक बात है। अब फिर से एक बात, वही बात जो फाउंडेशन में हुई थी कि सेपरेट कॉपी बनाइए, केवल उसमें लॉ की ही बातें होगी, तीसरी और कोई बात नहीं होगी। समझ में आ रही बच्चा? बोलो। दूसरी बात, 100 नंबर का पेपर है, 4 चीजें करनी है। 4 चीजें क्या क्या है, कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ एंड एथिक्स। कॉर्पोरेट लॉ में पूरा नहीं करना है, अप टू डायरेक्टर, अप टू डायरेक्टर। अच्छा, कॉर्पोरेट लॉ का क्या मतलब, कंपनी लॉ। कॉर्पोरेट लॉ मतलब कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में खाली आपका 470 सेक्शंस हैं, लेकिन आपको सीएमए इंटर के लिए केवल आपको लगाने हैं कितने सेक्शंस, सेक्शन 205 तक। हालांकि 204 में ही डायरेक्टर खत्म हो जाता है, लेकिन हम टेंटेटिवली 205 लेते हैं। क्लियर बात है बेटा? बोलो, क्या नाम है आपका? आकर्ष। आकर्ष ना लगा देते। सुनो, कमर्शियल लॉ, कमर्शियल लॉ, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है सर? 5 एक्ट यहां पे पढ़ना है आपको। सबसे पहला द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बोलो। दूसरा क्या है बेटा? आज के बाद सेल्स मत बोलिए, कम से कम इंटर में आ गए हो। हाँ, मानते नहीं। देन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। देन कम्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। और फाइनली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक बात? ये 5 एक्ट अपने को करा। आकर्ष कौन से यूनिवर्सिटी से 12वीं किया, ग्रेजुएशन किया? इलाहाबाद। यहाँ पर चीजें लिखनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा, है ना? फाउंडेशन देते तब मजा था। ये सब ना मजाक मजाक में फाउंडेशन पास हो गए, समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन एक बात जरूर थी, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हम चारों आपस में और मैनेजमेंट के साथ इस बात को लेकर के डिस्कस कर रहे थे। जितने टेस्ट दिए थे उसमें जो आपका स्कोर था, उसके बेसिस पर हम लोग ये बात कर रहे थे कि अब अगर सीएमए इंस्टीट्यूट कितना भी टाइट एग्जाम लेगा तो मेरे जितने बच्चे हैं सब पास हो जाएंगे, सारे पास हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों का जो जितनी आपने पढ़ाई करी थी उसमें 2 बातें थी। एक तो सिलेबस छोटा था,
और सिलेबस छोटा केवल लॉ का था, अब अकाउंट्स का क्या था मुझे थोड़ा ना आता है, राइट? मैथ थोड़ा टफ था। एक एक चीज लिखते जाइए। सर इंडस्ट्रियल लॉ क्या होता है बेटा? इंडस्ट्रियल लॉ क्या होता है? सिंपल, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए जितने भी कानून हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए जो कानून है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब कमर्शियल डिस्प्यूट, बिजनेस में जो डिस्प्यूट होता है, इट्स नॉट ए टिपिकल सिविल डिस्प्यूट, it is a dispute at the industry, at the manufacturing unit between the employer और the employee। समझ में आ रही बात? ऐसे डिस्प्यूट्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं। समझ में आ रही बात? और दो एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट है कमर्शियल डिस्प्यूट या अदर सिविल डिस्प्यूट। तो यहां पर जितनी भी बातें होगी सारी बातें रिलेटेड टू एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई होगी। आप लोगों को पता है कि एम्प्लॉई लगातार 30 दिन काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको क्या मिलता है? सैलरी। क्लियर बात है बेटा? बोलो। और लगातार साल भर काम किया तो समथिंग एक्स्ट्रा मिलना चाहिए भाई। साल में पूरे साल तुम्हारे यहां काम किया है, 1 महीना काम किया तो क्या मिला? सैलरी मिली। पूरा साल लगातार आपके यहां काम किया तो क्या मिलना चाहिए? कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। दैट एक्स्ट्रा इज टर्म्ड इन द इंडस्ट्रियल लॉ एज बोनस। तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा? द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। द पेमेंट ऑफ बोनस, बोनस का मतलब ही होता है समथिंग एक्स्ट्रा, इजंट इट? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। देन कम्स द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी समझते हैं? कल मेरे ससुर जी को मिलने वाला है और बहनोई साहब को भी मिलना है। नहीं, यहां पर हम बात करें ग्रेच्युटी की। ग्रेच्युटी मतलब हाँ, जब आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन आपको ग्रेटिट्यूड, गिफ्ट, ग्रेटिट्यूअस, याद करो ग्रेटिट्यूअस हमने पढ़ा था, शोइंग ग्रेटिट्यूअस। ठीक बात है। इसमें एक कानून है कि 5 साल अगर उसने लगातार आपके यहाँ काम किया है, आप अगर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा तो यू शुड शो सम ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम। मतलब देखिए 1 महीना काम किया था तो सैलरी दिया था, लगातार साल भर काम किया तो बोनस दिया था, लगातार 5 साल काम किया तो ग्रेटिट्यूड देना। समझ में आ रही बात? बोलो। तो उसको बोलेंगे ग्रेच्युटी एक्ट 1972, राइट? ग्रेच्युटी एक्ट। द नेक्स्ट थर्ड वन, वो बच्चा कह रहा है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन। ईपीएफ एक्ट, ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड miscellaneous provisions act 1952। एक और कानून आया, चौथा कानून जो इंडस्ट्रियल लॉ में हमें पढ़ना है, और वो है रिलेटेड टू व्हाट? सर फैक्ट्री, द फैक्ट्रीज एक्ट। The Factories Act. What is this Factories Act? फैक्ट्री समझ? इसी एक्ट का सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 कहता है कि ऐसा प्रीमाइसेस और प्रिसिंक्ट जहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती है। क्या होती है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती है। उस प्रीमाइसेस को हम लोग क्या कहेंगे आज के बाद? फैक्ट्री कहेंगे। क्लियर बात है बेटा? समझो क्या कह रहा हूं मैं? ऐसा प्रीमाइसेस, ये 4 दीवारी, ठीक बात है, ये क्या है? प्रीमाइसेस हो गया, टॉपर्स का ये प्रीमाइसेस। अगर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है तो इसी एक्ट का सेक्शन 2
क्लॉज 14 ये क्या कहता है कि ये क्या माना जाएगा, फैक्ट्री माना जाएगा, ईदर विद द एड ऑफ पावर और द विदाउट द एड ऑफ पावर, चाहे बिजली के सहारे चाहे बिजली के खिलाफ, बिजली के अलावा अगर वहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है तो उसको क्या कहोगे बेटा, फैक्ट्री कहोगे। समझ में आ रही बात? जाहिर सी बात है इससे रिलेटेड एक कानून होना चाहिए। कैसा कानून होना चाहिए? जो यहां जो लोग काम कर रहे हैं उनके सेफ्टी सिक्योरिटी एटसेट्रा के मद्देनजर होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो सर वो बोला कि जो भाई तुम्हारे उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? फैक्ट्री में मान लीजिए कोई केमिकल काम हो रहा है या कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हो रही है जिससे एमिशन ऑफ गैस एटसेट्रा हो रहा है, तो उससे अगर एम्प्लॉइज इनहेल करेगा तो क्या होगा, बीमार पड़ेगा एम्प्लॉय। समझ में आ रही बात? ऐसे ही मान लीजिए कोई मशीन चल रही है वहां पर आपके फैक्ट्री में और लाइट अगर डिम है तो वहां क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। बोलो हाँ या ना? इससे रिलेटेड कानून जो होगा, जितने भी कानून होगा सब के सब कहां आएगा, द फैक्ट्रीज एक्ट में। आपका अगर 500 से ज्यादा लोग आपके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये फैसिलिटीज होना जरूरी है, जैसे कि यूरिनल्स होना चाहिए, जैसे कि बाथरूम होना चाहिए, जैसे कि कैंटीन होना चाहिए, जैसे कि अस्पताल होना चाहिए, फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए, विमेन वर्कर अगर हैं तो आपको उसकी सुविधा के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर बात है? इनसे रिलेटेड जितना भी लॉ होगा वो क्या पढ़ाएगा, कौन से एक्ट में हम लोग पढ़ेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ेंगे। क्लियर बात है बेटा? ग्रेचुटी क्लियर है, प्रोविडेंट क्लियर है, प्रोविडेंट समझ रहे हैं, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, राइट। पांचवा और आखिरी है द पेमेंट ऑफ वेजेस, लेकिन यहां पर कोड 2019। अच्छा, मैंने कभी आपको फाउंडेशन पढ़ाते हुए बताया था कि कोड क्या होता है, पढ़ाया था? अच्छा, आपको ये पढ़ाया एक्ट क्या होता है? बोलो। लॉ। कौन सा लॉ? जो पार्लियामेंट बनाती है। बोलो। जो पार्लियामेंट बनाती है वो क्या है, लॉ। बोले तो एक्ट है ना। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम से इंडिया में कानून बनता है उस कानून को क्या बोलते हो आप, एक्ट बोलते हो ना। बोलो ना हाँ या ना, पढ़े लिखे दिखते हो। और अगर गवर्नमेंट बना रही है तो क्या कहलाती है वो, यहां पर सारा लॉ ही है। लॉ मीन्स, मैंने बताओ फाउंडेशन में पढ़ाया था आपको, लॉ मीन्स एक्ट, लॉ मीन्स रूल्स। ठीक बात है? रूल्स कौन बनाती है, गवर्नमेंट। ये एक्ट किसने बनाया, पार्लियामेंट ने। रूल्स किसने बनाया, गवर्नमेंट ने। हैं सारे लॉ, इन सब चीज सबको हम लॉ बोलते हैं। लेकिन पार्लियामेंट अगर बना रहा है तो एक्ट, गवर्नमेंट बना रही है तो रूल्स। अगर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी कोई लॉ बनाती है तो उसको क्या बोलते हो बेटा, रेगुलेशंस। क्या करते हो आप लोग, जो पढ़ा था फाउंडेशन में, फाउंडेशन भी छोड़ दिया, आया ना। आईसीएमआई कोई लॉ बनाएगी तो क्या कहलाएगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अगर कोई लॉ बनाएगा तो क्या कहलाएगा, रेगुलेशन। क्यों? क्योंकि आपका आईसीआई क्या है, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रही बात? क्या मतलब? नहीं नहीं, रूल्स बनाएगा खाली गवर्नमेंट। रूल्स स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बना सकती है। रूल्स बनाने के लिए पार्लियामेंट जाने की आवश्यकता नहीं है। सुनो बड़े गौर से, रूल्स कौन बनाएगा, गवर्नमेंट। पार्लियामेंट एक्ट कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। अब मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे कानून की जो पूरे देश पर लागू होती है। समझ में आ रही बात? टॉपर्स का रूल रेगुलेशन भगवान लाल सर बनाएंगे और वो टॉपर्स में ही खाली लागू होगा ना। बोलो हाँ या ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, बाई लॉज। क्या बोलते हैं बेटा, बाई लॉज। क्लियर बात है बच्चे? बोलो। तो एक्ट किसने बनाया, रूल किसने बनाया, तीसरा रेगुलेशंस किसने बनाए। फिर मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट पूरे देश को लागू करवाता है, क्या उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। याद करिए, प्रेसिडेंट क्या बनाता है, ऑर्डिनेंस। इसको भी लॉ कहते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला था, केस लॉज। मैंने आपको बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है या हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो पूरे देश के लिए क्या है बेटा, लॉ है। समझ में आ रही बात? और ऐसे लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, केस लॉज।
हम लोग इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर भी और कमर्शियल लॉ के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर ढेर सारे केस लॉज पढ़ने वाले हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आपको ढेर सारे केस लॉज पढ़ने हैं यहाँ पे, राइट। और कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं अपने सीएमए इंटर में जो केस पर बेस्ड होते हैं। समझ में आ रही बात? तो नेक्स्ट क्या हो गया? केस लॉज। फिर क्या बोला? बाई लॉज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल मैनेजमेंट के लिए अगर कोई कानून बनाता है तो क्या बोलते हैं उसको? बाई लॉज। क्या बोलोगे? बाई लॉज। लॉ मतलब ये सारी चीजें। लेकिन मैंने आपको एक चीज फाउंडेशन में नहीं बताई थी, वो ये कि जब कोई कानून, जब कोई देश माने गवर्नमेंट दो लॉज को, दो एक्ट को या दो से अधिक एक्ट को मिला करके एक कंपोजिट लॉ बनाता है। मेरी बात गौर से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं बेटा आपको। जब कोई गवर्नमेंट दो या दो से अधिक, 2 और मोर एक्ट्स, और उसको मिला करके एक एक्ट बनाएगा, समझ में आ रही बात? तो ऐसे लॉ को क्या बोलेंगे हम लोग आज के बाद? कोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? कोड बोलेंगे। समझ में आ रही बात? इंडिया में आज से पहले इंडस्ट्रियल लॉ में, 2019 से पहले इंडिया में इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड दो कानून होते थे। एक होता था वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, और एक होता था मिनिमम वेजेस एक्ट। अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में वो पढ़ाया जाता था, 2019 के बाद खत्म कर दिया क्योंकि वो कानून ही नहीं है अब। समझ में आ रही बात? वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट क्या तय करेगा, क्या बताएगा वो? वेजेस कितने होने चाहिए, वेजेस को डिसाइड कौन करेगा, वेजेस को पेमेंट कौन करेगा, वेजेस पेमेंट कब होगी, किसकी लाइबिलिटी होगी, अगर एम्प्लॉय को वेजेस नहीं मिला टाइम से तो वो किसको स्यू करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी बातें कहाँ पर थी? द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में। क्लियर बात है बेटा? अब सुनो मेरी बात। आप सीएमए हैं, आप दिल्ली में काम करते हैं, और मैं सीएमए हूं और मैं दरभंगा बिहार में काम करता हूं। दोनों में फर्क समझिए इस बात को। मैं क्या कहने जा रहा हूँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। मैं भी सीएमए हूँ, आप भी सीएमए हैं। हम दोनों का एम्प्लॉयर है एक ही, टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक बात है बेटा? और जितना एक्सपीरियंस आपको है उतना ही एक्सपीरियंस मेरे पास भी है। आप भी सीएमए, मैं भी सीएमए। मतलब प्रोफेशनली देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन मी एंड हिम। सुनो बच्चे गौर से। अब दोनों का वेजेस डिटर्मिनेशन होगा। बोलो बच्चा, सुनो ना मेरी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन ऑफ स्टडी। मैं भी सीएमए, ये भी सीएमए, और हम दोनों का एम्प्लॉयर भी एक ही। और यहाँ पे मैं दरभंगा बिहार काम करने वाला हूँ और ये दिल्ली, नई दिल्ली। क्या दोनों की सैलरी एक होनी चाहिए, दोनों की वेजेस एक होने चाहिए? क्यों बेटा? हैं? स्टेट अलग है तो क्या होगा बेटा? स्टेट अलग है तो इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ बोलो ना, वो वर्ड बता दो। ये जो कहना चाह रही है सही कहना चाह रही है, बस आप लोगों के दिमाग में भी वो बात चल रही होगी, खाली वर्ड का अभाव हो गया कि सर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो आपका कम होगा क्योंकि आप दरभंगा बिहार में हैं, और इनका कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होगा क्योंकि ये मेट्रोज में है। अर्बन ही नहीं, कॉस्मोपॉलिटन दिल्ली महानगर में आता है भाई। अर्बन में भी है, दरभंगा भी तो अर्बन एरिया है। कौन सा गांव है वो भी शहर है, लेकिन ये महानगर है। यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगा जगह के हिसाब से। तो जाहिर सी बात है, क्या जब होगा क्या वहां पे बेटा, जब मिनिमम वेजेस तय किया जाएगा तो कुछ चीजों को ध्यान में रख के किया जाएगा। वो चीजें रेगुलेट होती है कौन से कानून से? द पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। एक तो हमने पढ़ा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, और दूसरा क्या बोला कि कम से कम इतनी सैलरी तो आपको देनी ही है अपने एम्प्लॉय को। अगर आपने कम से कम इतनी सैलरी नहीं दी, दिल्ली में अभी भी चलता है मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से ही सैलरी रखी जाती है। सारे फैक्टर्स को, कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ये तय किया गवर्नमेंट ने कि आपको 15,000 रुपये सैलरी देनी है, तो 15,000 से कम एम्प्लॉयर दे भी नहीं सकता है एम्प्लॉय को। अगर वो देगा तो क्या माना जाएगा? उसने ऑफेंस किया है। कौन से एक्ट के तहत? मिनिमम वेजेस एक्ट को उसने वायलेट किया है। समझ में आ रही बात? मान लीजिए मेरे को नौकरी की जरूरत थी, मेरा एम्प्लॉयर कहता है कि मैं आपको 14,000 दूंगा, आ जाओ कर लो।
मैं तो देखूंगा भाई इंडस्ट्री में ऐसे ही स्लो डाउन चल रहा है, मैंने 14,000 में ज्वाइन कर लिया, जबकि कानून क्या कहते हैं 15,000। समझ में आ रही बात? तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बन जाएगी कि भाई 15,000 से कम में आप सैलरी कर ही नहीं सकते, उसकी सैलरी 14,000 नहीं है 15,000 है, क्योंकि ये तो मिनिमम वेजेस आपको देना ही है, ये कानून में लिखा हुआ है। बोला नहीं नहीं, इस एम्प्लॉय ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है। बोला फाउंडेशन वाले बच्चे फाउंडेशन से पढ़ के आए हैं, अगर आपने कानून के खिलाफ कोई एग्रीमेंट किया तो जो एग्रीमेंट कानून के खिलाफ है वो पोर्शन उसका वाइड हो जाता है। तो आपके एग्रीमेंट का बाकी हिस्सा क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वो हिस्सा जो मिनिमम वेजेस एक्ट के खिलाफ है वो हिस्सा क्या हो जाएगा बालक, वाइड हो जाएगा। तो 14,000 सैलरी नहीं है, कितनी है 15,000 है। क्यों? क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट ने ऐसा लिखा हुआ था। क्लियर बात है बच्चा? मैंने वर्ड यूज किया लिखा हुआ था, क्यों? क्योंकि सब अब वो कानून है ही नहीं। बोला इतना अच्छा कानून आपने हटा कैसे दिया सर? हैं? दोनों को कंबाइन करके हमने एक कानून बना दिया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट, दोनों को मिला करके एक नया कानून बना, जिसका नाम क्या रखा गया बेटा, पेमेंट ऑफ वेजेस कोड 2019। क्लियर बात है बच्चा? और सीएमए इंस्टीट्यूट ने क्या करा, 2022 वाले सिलेबस में इस एक्ट को हमारे सिलेबस में डाल दिया और मिनिमम वेजेस एक्ट को हटा दिया और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को भी हटा दिया। क्लियर बात है बच्चा? बोलो। तो 2016 और 2022 के सिलेबस में ये एक बेसिक डिफरेंस है। समझ में आ रही बात? दूसरा डिफरेंस, हमने आपको ये चीज जो पढ़ाई है, ये जो आइए ना, हमने जो आपको ये चीजें पढ़ाई है, दीज ऑल आर द सोर्सेस ऑफ लॉ। शुक्रिया। हाले खुराफाती कहता रोम रोम सर। सुनो ना मेरी बात, अभी मैंने जो बताया बेटा, ये सारी बातें लॉ की ही है कि अगर पार्लियामेंट बनाए तो एक्ट, गवर्नमेंट बनाए तो रूल्स, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाए तो, तीसरा प्रेसिडेंट अगर प्रोमलगेट करे तो ऑर्डिनेंस, केस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो क्या है, केस लॉज, और क्या बोला बेटा, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाया तो, और जब दो लॉज मिलकर के एक नया कानून बनाए तो। क्लियर बात है बेटा? बोलो। ये सारे हमारे, मैं किससे रिलेटेड बात कर रहा हूं अभी, सोर्सेस ऑफ लॉ, सोर्सेस ऑफ लॉ। ये बेटा आपके पुराने सिलेबस में तो नहीं था, लेकिन 2022 के सिलेबस में उन्होंने सोर्सेस ऑफ लॉ मिला करके एक चैप्टर बना करके दिया है, जो हमारे फाउंडेशन में भी पहला चैप्टर है और 2022 के सिलेबस के हिसाब से फाउंडेशन में भी वो पहला चैप्टर है और इंटर में भी पहला चैप्टर है। क्या? सोर्सेस ऑफ लॉ। क्लियर बात है बच्चा? दीज ऑल आर द लॉज। ये जो हमने आपको पढ़ाया ये सारा क्या है, सोर्सेस ऑफ लॉ की बात करते हैं। क्लियर बात है बच्चे? बोलो। ये बच्चे कहते हैं लॉ ओनली श्रीकांत सर। धन्यवाद, मैं अनुग्रहित हुआ। अक्षत गुप्ता क्या हालचाल? ना ना, फेस टू फेस ये शहजाद इकबाल और फहद कहां चला गया? ऑफलाइन रहो बेटा। रोम रोम। कमर्शियल लॉ क्लियर? बोलो।
इंडस्ट्रियल लॉ क्लियर? क्या क्या चीजें पढ़नी है याद आ रहा है? बोनस, ग्रेचुटी, ईपीएफ, फैक्ट्रीज और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। क्लियर बात है बच्चा? बोल। फिर आते हैं इधर, तीसरा पार्ट क्या है बेटा? कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में क्या? कॉर्पोरेट लॉ मतलब कंपनी लॉ। कंपनी लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स। समझ में आ रही बच्चा? बोलो। घबराइएगा मत, सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। मैं आपको बताता हूं 2012 का जो सिलेबस था ना, फाउंडेशन का भी इससे ज्यादा था। इंटर की तो बात छोड़ दीजिए, 12 हमें इंडस्ट्रियल लॉ खाली पढ़ना पड़ता था। यहां पर क्या है, पूरा 12 सिलेबस भी नहीं है। बोलो। जब हम 2012 के सिलेबस की बात करेंगे, 2012 के सिलेबस में इसका जस्ट डबल सिलेबस होता था बेटा। कमर्शियल लॉ में भी 3-4 और जोड़ दिया था उन्होंने, पॉल्यूशन कंट्रोल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और ना जाने 36 चीजें और। हाँ या ना? तो आपके ऊपर इंस्टीट्यूट ने रहम किया है, 2022 और 2016 के सिलेबस में इस पर्टिकुलर पेपर में बहुत का डिफरेंस नहीं है। एक सोर्सेस ऑफ लॉ जोड़ दिया, जो टुच्चा सा पेपर है, 10 नंबर का क्वेश्चन उधर से आना है। और यहाँ पे ये चूंकि कानून में ही चेंज हुआ तो वो बदल गया कानून, द पेमेंट ऑफ वेजेस कोड। बोलो हाँ या ना? और फिर उसके बाद सर ये रहा कॉर्पोरेट लॉ। इसमें पूरा नहीं पढ़ना अपने को, कंपनीज एक्ट 2013 का पूरा 470 सेक्शन नहीं पढ़ना है। कितना पढ़ना बेटा? 205। 205 में क्या है? अप टू डायरेक्टर। समझ में आ रही बात? मैंने शुरुआत कैसे होगी पता आपको? कंपनी क्या है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने का प्रोसेस क्या होता है, कंपनी कितने तरह की होती है या ना? कंपनी जब इनकॉर्पोरेट करवाने जाओगे तो एमओए की जरूरत पड़ेगी, एओए की जरूरत पड़ेगी। कंपनी जब पब्लिक इशू लेकर के आती है तो प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है, तो जाहिर सी बात है प्रॉस्पेक्टस के बारे में लॉ पढ़ना पड़ेगा अपने को। बोलो हाँ या ना? फिर हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की प्रोविजन को पढ़ेंगे। फिर हम ट्रांसफर, आपने पढ़ा है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं बेटा? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर से रिलेटेड जो प्रोविजंस होगा उसको पढ़ेंगे। साथ में एक मैंने आपको बोला हुआ डिवेंचर आपने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं, तो डिवेंचर से रिलेटेड प्रोविजन पढ़ेंगे, शेयर कैपिटल से रिलेटेड प्रोविजन पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको कई बार फाउंडेशन में भी इसका हल्का सा रेफरेंस कभी लिया हूं कि कंपनी जो डिसीजन मेकिंग करती है वो दो तरीके से, शेयर होल्डर्स की अगर मीटिंग है तो उसको बोलते हैं जनरल मीटिंग, और डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। समझ में आने बेटा? शेयर होल्डर्स की मीटिंग है तो उसको क्या बोलेंगे? जनरल मीटिंग। डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी तो क्या कहेंगे? बोर्ड मीटिंग। 206 सेक्शन ऑनवर्ड्स जो है वो बोर्ड मीटिंग की बात करता है, जो आपको फाइनल में पढ़ना है। समझ में आ रही बात? जनरल मीटिंग इंटर में पढ़ना है, और बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग किसकी मीटिंग होती है? डायरेक्टर्स है। कंपनी के अंदर कम से कम 3, बोलो ना, कम से कम, प्राइवेट है तो 2, पब्लिक है तो 3, कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा 15। हालांकि उससे भी ज्यादा हो सकता है, वो हम बाद में बात करेंगे जब हम कंपनी लोग पहुंचेंगे। मैंने ऐसे मोटे तौर पर क्या याद रखते हैं हम लोग? कम से कम 2, मैक्सिमम 15। कम से कम 3 पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 3, मैक्सिमम 15। ठीक बात है? 15 से भी ज्यादा हो सकता है, वो प्रोविजन ने मान लिया है। कंपनी एक्ट 2013 मान के चलता है कि 15 से भी ज्यादा हो सकते हैं, अगर ये चीजें पूरी कर लो तो। इसके साथ शर्त लगा दी कि अगर ये चीजें पूरी कर लो तो क्या हो जाएगा बेटा? 15 से भी ज्यादा डायरेक्टर्स हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? हम लोग खाली डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट, रिमूवल एटसेट्रा की ही बात करेंगे। बोर्ड मीटिंग जो है उसके बाद की जो चीजें हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, इंस्पेक्शन, वाइंडिंग अप, ये सारी चीजें हम लोग क्या पढ़ेंगे? फाइनल में पढ़ेंगे। क्लियर बात है बच्चा? हमें यहाँ तक, यहाँ किस तक, कहाँ तक पढ़ना है? इंटर में कहाँ तक पढ़ना है? अप टू डायरेक्टर्स। अप टू डायरेक्टर्स। ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, कंपनी, फीचर्स, टाइप्स, इनकॉर्पोरेशन, एमओए, एओए, प्रॉस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ शेयर एटसेट्रा, जनरल मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये इतनी चीजें क्या है अपने को इंटर में पढ़ना है, इसके अलावा फाइनल। क्लियर बात है बेटा? बोलो। और एथिक्स में जानते हैं तो 2-3 चैप्टर होगा, जो टिपिकल थ्योरेटिकल चैप्टर होगा, 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे आएगा। क्लियर बात है या नहीं है? ये हो गया आपका, क्या बोलो ना, सीएमए इंटर का सिलेबस। ठीक बात है बच्चा? बोलो।
अब हम थोड़ी देर के लिए आपको दर्शन करवाएंगे किस चीज का, जानते हैं? नहीं नहीं, उससे पहले मॉड्यूल में तो कंटेंट होगा, लिखा हुआ होगा। क्या है बाबा, क्या है ये प्रीवियस ईयर नहीं, इसी अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर है ये। इधर क्या लिखा हुआ है? आप लोगों की आंखें कमजोर है क्या? ये देख क्या लिखा है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, बोलो दिसंबर 2022, मतलब द मोस्ट रीसेंट अटेम्प्ट। मैं केवल और केवल आप लोगों की वजह से लिया हूं मोस्ट रीसेंट, अदरवाइज मेरे स्कैनर में मेरे जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर हर अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर है, वो भी मतलब अटेम्प्ट वाइज नहीं है, चैप्टर वाइज बटा हुआ है। ये मुझे आपको ये दिखाना था कि हमारे लिए, अच्छा 2022 का अटेम्प्ट है मतलब नए सिलेबस का अटेम्प्ट होगा, 2016 का सिलेबस थोड़े ना होगा बेटा, बोलो। जो बच्चा कन्वर्ट करवा लिया होगा, नया सिलेबस तो इंट्रोड्यूस हो गया था 2022 में ही, तो 2022 का ये क्या हो जाएगा, पहला अटेम्प्ट हो जाएगा, बोलो। सर ये मैं आपको लेटेस्ट दिखाना चाहता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमें एग्जाम कैसे देना है, हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो किस फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। सुनो ना मेरी बात, ये अब दिख रहा होगा ना, या और बड़ा कर दें? अब दिख रहा है? सुनो ना, यहां से 25 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर होगा, बोलो। तो 25 मार्क्स जो होंगे, 25 मार्क्स जो होंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 में होगा, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सारे, जैसे हम लोगों ने पेपर दिया है ना, व्हाट इज दैट, ऑब्जेक्टिव पैटर्न ऑफ एग्जाम, 25 हर पेपर में 25 नंबर जो होगा वो क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्टिव होंगे। एमसीक्यूज मत बोलिए, उसको क्या बोलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलिए, ठीक बात है। अब एमसीक्यूज होगा, फिल इन द ब्लैंक होगा, सुनो ना इधर, एमसीक्यूज होगा, फिल इन द ब्लैंक होगा, मिलाने वाला होगा, ट्रू और फॉल्स होगा, वन लाइनर होगा, समझ में आ रही बात, जितने भी छोटे वाला क्वेश्चन होता है एक एक नंबर का, वो सारा होगा इधर, इधर क्वेश्चन नंबर 1 में। जरा यहाँ पर देखिए, दिस क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में एक ही क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट, ये ऑब्जेक्टिव वाला जो 25 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ये रहा। उसको बोला था क्लब कर देने के लिए। और ये रहा सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है, बोलो। इस सेगमेंट में बेटा सुनो ना, इस सेगमेंट में आपको 7 क्वेश्चंस होंगे, मैंने पार्ट ए हो गया ना क्लियर, पार्ट बी में कितने क्वेश्चंस होंगे बेटा, 7 क्वेश्चंस होंगे, क्लियर बात है। और उसमें से अपने को करना है एनी 5, बात समझ रहे हैं। और हर क्वेश्चन होगा कितना, 15 नंबर का, हर क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, 15 नंबर का होगा। देखिए ना इधर क्वेश्चन नंबर 2 है, कितने पार्ट्स है बेटा, ए और बी 2 पार्ट्स हैं, बोलो कितने नंबर के क्वेश्चन है, 15, नहीं वो नहीं, ये रहा ना क्वेश्चन का ब्रेकेज, हर क्वेश्चन 15 नंबर का है। इसमें उन्होंने क्या किया है, पहला क्वेश्चन लिया है 10 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन लिया है, माने क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट्स है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हो सकता है 2 ही, इसमें हालांकि है 2 ही पार्ट है, हो सकता है 3 पार्ट हो, 5 5 5, समझ में आ रही बात बच्चा, बोलो। 9 + 6 का बना दिया कॉम्बिनेशन, 8 + 7 का बना दिया, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा बेटा, 15 नंबर का, 7 रहेंगे, करने हैं 5, क्योंकि 25 नंबर तो आपने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया जो कि कंपलसरी है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 9 तक या 8 तक जो 7 क्वेश्चन है उसको क्या करना है, उसमें से अपने को करना है 5, सो दैट हमारे पास 2 इंटरनल चॉइस होगी। हम चाहेंगे किसी भी 2 क्वेश्चन को छोड़ सके। भाई देख लिया क्वेश्चन जिसके दोनों पार्ट एकदम मस्त, सर परसों पढ़ा था आज आ गया एग्जाम में, समझ में आ रही बात। ऐसे क्वेश्चन जो रात को पढ़ा था सुबह को आ गया, तो वो ऑप्शन करेंगे ना पहले, बोलो हाँ या ना। और जो थोड़ा सा भी वेग लगेगा, पता नहीं सर वो एथिक्स के पॉइंट्स नहीं याद आ रहे थे सर, समझ में आ रही बात, या सर वो फैक्ट्रीज एक्ट में ना इंस्पेक्टर के पावर्स नहीं पता थे, तो ऐसे में क्या करेंगे, क्वेश्चन को छोड़ते चले जाएंगे, राइट। 2 क्वेश्चन,
हैं 2000 सिलेबस 16, हाँ सॉरी 2016 का सिलेबस। हाँ 2022 का अटेम्प्ट नहीं हुआ होगा, अभी होगा इन लोगों का। आपका बेटा 2022 सिलेबस है ना? हाँ ठीक बात। या फिर आप लोगों का पहला बैच होगा, जो भी हो। 2022 का अटेम्प्ट दिखाना है कि मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट जो है वही है। ठीक बात है। इसके बाद उन बच्चों का पेपर है और उसके बाद आप लोगों का पेपर है। जो जून 2023 में वो बच्चा पेपर देगा और हमें देना है 2023 में दिसंबर में। माने आपके अटेम्प्ट एक साल बाद, एक साल पहले का ये क्वेश्चन पेपर है। समझ में आ रही बात? बोलो। अच्छा किस तरह का, 1 मिनट और हम मुझे देखना है इस क्वेश्चन पेपर को। एक चीज और दिखानी है मुझे कि सर 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। बेटा जरा क्वेश्चन नंबर 2 को देखना प्लीज बी एट बोर्ड। पहला क्वेश्चन क्या है, पार्ट 1 क्या है, डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज अंडर व्हिच द कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिस्चार्ज्ड। बता सकते हो ना? परफॉर्मेंस, नोवेशन, ऑल्टरेशन, डिसेशन, पढ़ा था कभी जिंदगी में? बोलो। लैप्स ऑफ टाइम, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये सब पढ़ा था ना? ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहलाएगा। उसके जस्ट नीचे बी पार्ट देखो क्या है बेटा, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन। मतलब दोनों तरह के क्वेश्चंस वी मे एक्सपेक्ट। हम लोग एक्सपेक्ट क्या करेंगे, दोनों तरह के क्वेश्चंस, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बच्चा, बोलो। मतलब 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक होगा प्रोविजनल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, और दूसरा होगा क्या, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, देखो सेम चीज हो रही है बेटा, एक डायरेक्ट क्वेश्चन और दूसरा, बोलो ना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में देखिएगा तो जरा क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, बोलो। डायरेक्ट दोनों ही क्वेश्चंस हैं। पांचवा में देखिए दोनों डायरेक्ट है, छठा में देखिए दोनों डायरेक्ट है, सातवां में भी दोनों डायरेक्ट है, और आठवां पूरे के पूरे डायरेक्ट क्वेश्चंस है। मतलब अगर बच्चा, सुनो ना मेरी बात, अगर बच्चा केस स्टडी में हासिल किया हुआ है महारत, तो क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जरूर करेगा। और अगर दोनों क्वेश्चन, अगर केस स्टडी वाला क्वेश्चन उसको डराता है तो केस स्टडी के क्वेश्चन को छोड़ेगा, है ना? सर गुड मॉर्निंग। अभी देखो मैं और पढ़ाऊंगा। यहाँ 11-12 है ना? 15 तक आएगा शहजाद। 15 तक आएगा। हाँ, और शहजाद अभी कश्मीर पर है, और कश्मीर फाइल्स बन रही है ना नई मूवी, तो उसका रोल लेने के लिए। बाकी 3 के लोग कहाँ पे? उनको बताओ कब आएगा। हाँ मणिकांत कब आएगा? कौन? अच्छा पहला सुनो पहले, एक आध बुक दिलवा दो तुम लोगों को, पढ़ने वाली फीलिंग नहीं आ रही ना? नहीं आ रही ना? बुक दिलवा दो। मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। यस मैंने पहले ही सबसे बोल दिया था। नहीं एक बुक कोई नहीं है। हाँ लेकिन जानते हो सर, वो हाँ बना लो, सारे बना लो भाई, बना लो सारे। और उस सनी का आगे में दूसरा वाला। रावत, और नहीं दिखाई दे रहा होगा, ऑनलाइन भी नहीं है। चलो क्लास के बाद बात करता हूँ। कहाँ पे आप क्लास में? और आप पुराने बच्चे कहाँ पे? पुराने तो एक वहां बैठे हैं, अब बाकी बच्चे कहाँ गया? आए हैं ऑनलाइन कहाँ है कोई? हालांकि ऑनलाइन जो होगा वो होगा ही नहीं, क्योंकि आज ही क्रिएट हुआ है बैच। ये तो नए वाले। चलो ठीक है, मिलते हैं। अच्छा कौन
रिजल्ट कब तक? 10 तारीख। सर मैंने उसमें, अरे सुन लो रे, अरे सुन ले इधर, मैंने उसमें एक रास्ता निकाला क्या कि अपनी किताब का, मेरा जो इंटर की किताब है, मटेरियल है, उसका मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मटेरियल अलग कर दिया, मटेरियल भी अलग कर दिया, जो क्वेश्चन बैंक है उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो क्वेश्चन बैंक है उसको अलग कर दिया, बोलो, और दोनों को मिला करके एक किताब बना दी है लगभग 60-70 पेज की नोट्स, केवल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। ठीक बात है, वो अपन को दे दिया जाए तो हम लोग बड़े आराम से हमारा काम बन जाएगा, मतलब तब 15-20 तारीख तक, बिल्कुल सही कह रहे, 15-20 तारीख तक। ठीक है, चाय पीजिएगा तो मेरे को भी भेज दीजिएगा। हाँ सर, पी के ही जाओ यहाँ की चाय। बोलो बच्चा, क्वेश्चन बैंक नहीं मिला? काउंटर पर मिल जाएगा, अभी जाइए मांग के आइए, जो भी काउंटर पर बैठा हो उसको बोलिएगा कि जो श्रीकांत सर का क्वेश्चन बैंक दे दो, मिल जाएगा। इनके लिए तो खाली क्वेश्चन बैंक, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक दे दिया है। हमने क्या किया, अपने अपने हिसाब से, क्योंकि हमारा था अर्ली बर्ड बैच, मोटी किताब देख करके बच्चे डर ना जाएं, भाग ना जाएं, इसलिए मैंने क्या करा, उसको एक ही चैप्टर का रखा है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंप्लीट नोट्स है, मतलब उसके बाद खाली मेरा एक फ्लो चार्ट बचता है, मैंने पूरा नोट्स ले लिया है, स्टडी मटेरियल कवर्ड है उसमें, और जो मेरा क्वेश्चन बैंक है जिसमें स्कैनर के क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन है, उसके बाहर का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो वो क्वेश्चंस मैंने दोनों को मिला करके कंपाइल कर लिया और वो बना दिया कि मेरा जब तक रिजल्ट आएगा तब तक मेरा ये काम चलता रहेगा। समझ आ रही बात? आगे बढ़े तो मैंने, हमने देखा कि केवल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या होता है, केस स्टडी होता है, और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 8 तक डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, मतलब 11th 12th सीएमए फाउंडेशन में आपने पढ़ा है, जैसे शॉर्ट नोट्स हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे, राइट एनी 3, इसमें दिया है कितना, 4, मतलब यहाँ भी ऑप्शन है अपने पास। अगर बच्चा थॉरली पढ़ के गया है और बच्चे को लिखने की प्रैक्टिस है तो इस पेपर में 70-80 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के 80+ तो एमसीक्यूज में आए, 88 नंबर वो जो टेस्ट हुआ था तो उसमें देखा था एक बच्चे का 88 मार्क्स था हाईएस्ट, लॉ का जो टेस्ट लिया था हमने। जिस किसी का भी हो, चीटिंग करे चाहे कुछ भी करे, मुझे नहीं पता उससे। आर यू गेटिंग और नॉट? मतलब इस पेपर में, सुनो ना मेरी बात, अरे सुनो ना सनी, इसमें मेन इस पेपर में अपने को 70-80 नंबर लाना आसान है, लेकिन तभी आसान है जब जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ के गए। तो अगर ये सोचेंगे कि हमारा टैक्स अकाउंट्स कॉस्ट में उलझे हुए हैं, लॉ को देख नहीं रहे, सर ये सबसे बेवफा सब्जेक्ट होगा, आपको 40 के लाले पड़ जाएंगे। अगर बाकी पेपर का आधा टाइम भी अगर आप इसमें आप डिवोट करते हैं तो किसी भी पेपर से ज्यादा नंबर इस पेपर में आएगा। समझ में आ रही बात? दूसरी बात, ऑलवेज डील दिस पेपर विद ए सेंस, अपने दिमाग में हमेशा ये सेंस रखना है क्लियर कि अगर अकाउंट्स 100 नंबर दिलाएगा, 100 नंबर का पेपर है, तो लॉ एथिक्स भी 100 नंबर का पेपर है। जिंदगी में पहली बार आप कॉस्टिंग पढ़ रहे होंगे, कॉस्टिंग अगर 100 नंबर का है तो लॉ भी 100 नंबर का है, ये दिमाग रहे। और आपको दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि एग्रीगेट हमारा, अगर एक ग्रुप दे रहे हैं तो 200 नंबर लाना है। ये पेपर अगर आपने प्रॉपरली किया तो ये पेपर आपका ना केवल पास करवाएगा बल्कि आपके एग्रीगेट को बेहतर बनाएगा। आप समझ रहे बात? जैसे आपने फाउंडेशन में लॉ वाला पेपर जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे थे, ऐसे ही
दो पेपर ऐसे मिलेंगे इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 में जो आप जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे होंगे, कॉस्टिंग एंड डीटी। क्लियर बात है बच्चा? ऐसे ही आईडीटी आ जाएगा सेकेंड ग्रुप में, ओएमएसएम। ये ऐसे पेपर्स हैं जो आप पहली बार जिंदगी में पढ़ रहे हैं, तो बी कॉशियस अबाउट इट। लॉ आपको पढ़ने आ गया है, आपने सीखा है फाउंडेशन में लॉ कैसे पढ़ा जाता है, और इंटरमीडिएट में अपना खाली कंटेंट बनाना है और प्रैक्टिस करनी है। कंटेंट बढ़ाने से मेरा मतलब है नए नए कानून पढ़ रहे हैं हम लोग, अपना कंटेंट बढ़ता हुआ चला गया। एग्जाम ओरिएंटेड वो कंटेंट होना चाहिए। जो कुछ भी पढ़ा देखिए क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन का आंसर करिए। मैंने अभी उनकी 2 या 3 क्लासेस ली है उन बच्चों की, जो बच्चे का जो मैंने वो भी एक्स्ट्रा क्लास थी, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसी टीचर से, और उसके बाद मैंने यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया। तो मैं क्या कर रहा था, कॉन्सेप्ट पढ़ाते जा रहा हूँ, क्वेश्चन आता जा रहा है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वहीं पे डिस्कस कर लिया, 2-3 क्वेश्चन क्लास में ही लिख लिया, कॉपी में बकायदा लिखा, और उसके बाद वहां से क्लास को ओवर करा। समझ में आ रही बात? मतलब यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और राइटिंग प्रैक्टिस लॉ में ओवर द नाइट नहीं होता है। डेली आपको 2-3 क्वेश्चन को आंसर करना है, और उसका आंसर को बकायदा कॉपी में लिखनी है। आप समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? लॉ में 2 चीजें याद रखनी है, एक तो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, वो भी स्टडी मटेरियल के हिसाब से, और दूसरी बात राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, जो कि डेली क्लास का काम हो। ठीक बात है? मैं ये नहीं कहता कि आप जो है सो सारी क्लास लिखते रहे, वो भी ठीक बात नहीं है। आपने पढ़ा, उसके ऊपर क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एक बार डिस्कस किया और लिखना शुरू किया विद माय हेल्प। शुरू में मैं पूरी तरह से हेल्प करूंगा, आगे जाकर के आप लिखोगे। कहां? कौन सी? किस चीज की? सीएस का? नहीं समझा मैं, क्या कोर्स कर रहे हो? 1 से 2? तो 1 बज गए। कहाँ है क्लास? आगे कैसे करेगा? कल कैसे करेगा? खत्म करो जल्दी जल्दी। मान लो आज तो मेरी क्लास नहीं थी, आज तो कॉस्टिंग की क्लास होती, फिर कैसे करते आप? कॉस्टिंग और डीटी में बहुत ज्यादा कॉशियस रखना है, मतलब यहाँ तो चारों पेपर में आपको कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे सॉलिड पढ़ाई होगी, और 2 घंटे की क्लास में जाओ बेटा, अगर जल्दबाजी है तो 2 घंटे। ये टाइम चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप बताओ ना, आप ही बता दो क्या किस टाइम पर क्लास हो। तुम फरवरी के बाद खत्म ना? ठीक, फरवरी तक यहाँ टीचर बड़े स्लोली कराएगा, कोई डोंट वरी उसके लिए। क्या? ठीक बात बोलो। क्वेश्चन पैटर्न से क्लियर हो गए? पहला क्वेश्चन कितने नंबर का? उसके बाद कितने क्वेश्चंस हैं? 7। उसके बाद 7 क्वेश्चंस हैं, करने हैं कितने? 5। क्लियर बात? हर क्वेश्चन कितने नंबर का? 15 नंबर का। 15 5 75। बोलो हाँ या ना। ये रहा मेरा नोट्स, जिसके ऊपर मैं नाच करता हूं और उछलता रहता हूं। सुनो बच्चा, मैं इसी का प्रिंट आउट आपको दिलाने वाला हूं, ठीक बात है? और ये केवल एक चैप्टर लिया है मैंने, ठीक बात है? एक चैप्टर। जब आपको कंपोजिट बुक मिलेगी तो उसमें बकायदा पहले सिलेबस होगा, फिर जैसे जैसे बताया ना अभी लिख करके, सिलेबस लिख लिया ना? बोलो। सिलेबस लिख लिया, एग्जामिनेशन पैटर्न देख लिया, अब हम लोग कंटेंट में घुस रहे। क्लियर बात है बच्चा? बोलो हाँ या ना। पहला एक्ट हम लोगों ने फाउंडेशन में भी क्या किया था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बोलो हाँ या ना। इसमें ये क्या लिखा हुआ है, कभी जिंदगी में पढ़ा है क्या? इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये कभी पढ़ा है? तत्काल मैं इसको साइड कर दूं? ये नीचे कैसे जाएगा भाई? ये सारी चीजें आपकी हो रखी है, ये भी आपका हो रखा है। सब कैसे हो गया? पागल हो रहा है?
हाँ हाथ से ही होगा, तो मैं मना कहां कर रहा हूं, और किसके हाथ से होगा। इंटर वाले बच्चे ना बहुत डबल मीनिंग वर्ड बोलते हैं, पता नहीं फाउंडेशन करने के बाद अपने आप को कितना बड़ा समझते हैं। सुनो ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बात, इससे जो पहले के चैप्टर्स है ना, उसमें एक दो टॉपिक को छोड़ दो तो बाकी सारी चीजें हम लोगों ने कर रखी है। क्लियर बात है बच्चा, दैट वाज दीज ऑल वर रिलेटेड टू जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही बात, सेक्शन अप टू सेक्शन 75, अप टू सेक्शन 75। ठीक बात है बच्चा, बोलो। जो मैं अभी राकेश सर को भी बोल रहा था ना, यही नोट्स मैं उनको दे देता हूं कि आपको प्रिंट आउट करवा करके, और नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी दैट विल बी ऑन ट्यूसडे, थर्सडे को। क्लियर बात है, मेरी क्लास टीटीएस में इन्होंने शेड्यूल करी है। मैं कोशिश करूंगा एमडब्ल्यूएम में ही हो, ठीक रहता है नहीं। जब वहां पर चैप्टर खत्म हुआ बेटा, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, ये सारी बातें, अगर एजेंट ने मिसरिप्रेजेंटेशन किया या फ्रॉड किया तो क्या होगा, यहां पर हमारा कंटेंट खत्म होता है। बोलो, स्टडी मटेरियल यहां तक खत्म होता है। इसके बाद हमारा क्या शुरू होता है, जरा देखिएगा तो क्या लिखा हुआ बेटा, स्कैनर क्वेश्चंस इंटरफेस। मतलब यहां से हम एक नए फेज में घुस रहे हैं, जिसमें क्या होगा, प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को करते चल रहे हैं। बोलो हाँ या ना। बाकी प्रॉब्लम के अलावा एक प्रॉब्लम ये थी उनके साथ, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। सुनो बच्चे, क्या है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमनिटी, बोलो, इंडेमनिटी है, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। ये पांच को हमने क्या बोला था, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। बोर्ड पे रहिए, वी आर एंटरिंग इनटू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, आया ना, बोलो। आप हेडिंग दीजिए, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज ही सेपरेट कॉपी बना लेना बेटा, क्योंकि हमें तो फाउंडेशन वाले बच्चों, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों जैसे डाउट थोड़े ना है, हम तो पास हो ही रहे हैं। बोलो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बोलिए मणिकांत, कंफर्म। सेक्शन 1 से लेकर के 75 क्या था बेटा, ये सीएमए फाउंडेशन में हम लोगों ने पढ़ा था सर, एज क्या पढ़ा था उसको, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123, इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से हटा दिया गया था, और इसका क्या नाम रखा था आपने, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्लियर बात है बेटा। तीसरा सेगमेंट, सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 125, फिर है सेक्शन 126 से लेकर सेक्शन 147, सेक्शन 148 से लेकर सेक्शन 171, सेक्शन 172 से लेकर
सेक्शन 181, सेक्शन 182 से लेकर सेक्शन 238, ये अपने को पढ़ना है किधर, इंटरमीडिएट में। बोलो, बोला सर सेक्शन, आपने तो कहा था कभी 266 सेक्शंस होते हैं। हाँ होते हैं ना। लास्ट सेगमेंट इज व्हाट, सेक्शन 239 से लेकर सेक्शन 266। बोलो बच्चा, इसको हमने, इसको इंडिया ने क्या किया था इन द ईयर 1932, इसको यहां से रिपील कर दिया था, हटा दिया था, और एक नया कानून बना दिया था इसको हटा के। उस कानून का क्या नाम देते हो बेटा, इंडियन पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है मणिकांत, कंफर्म ना? बोलो। बोला सर इसमें क्या है, ये क्यों छोड़ दिया, इधर क्या है? यही तो अपने को सीएमए इंटर में एक्सक्लूसिवली पढ़ना है, ये तो हमने फाउंडेशन में पढ़ लिया है। कौन सा? ये पढ़ लिया है। यहां से जो हटा वो क्या बना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बोलो। फिर हम इधर आ रहे हैं, ये क्या है, ये सेक्शन 124, यहां पर 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात है। यहां पे 5 क्या है बेटा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, शॉर्टकट कभी मैंने आपको फाउंडेशन में नहीं किया था, मैं यहां भी नहीं करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दूसरा क्या बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तीसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। चौथा क्या है बेटा, बोलो सर। चौथा है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। अभी बताते, गिरवी रखते हैं ना, तो अगर मूवेबल चीजों की गिरवी रखेंगे तो वो प्लेज कहलाएगा, और इमूवेबल चीजों को गिरवी रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मॉर्टगेज। लैंड बिल्डिंग को अगर गिरवी रखेंगे तो मॉर्टगेज, और उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं सबको गिरवी रखेंगे तो प्लेज। क्लियर बात है बेटा? और सुनो मेरी बात, जब कंपनी अपने एसेट को गिरवी रख करके डिवेंचर इशू करती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं चार्ज, एनकम्ब्रेंसेस। हाँ ठीक बात है, वो चार्ज करके, एसेट को चार्ज करके अगर डिवेंचर इशू करते हैं तो उसको सिक्योर डिवेंचर बोलते हैं। हाँ या ना? आपने पढ़ा हुआ कहीं पर अकाउंट्स में कि अगर एसेट को चार्ज करके कंपनी अगर डिवेंचर इशू करेगी तो ऐसे डिवेंचर को हम लोग कहते हैं सिक्योर डिवेंचर, और अगर ऐसा कोई चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, अनसिक्योर डिवेंचर। हाँ या ना? और फाइनली है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। बोलो बच्चा। बेलमेंट, अगर ओनरशिप ट्रांसफर करके गुड्स का पोजीशन दिया तो सेल कहलाता है, बगैर ओनरशिप ट्रांसफर किए हुए अगर पोजीशन दिया तो बेलमेंट है, सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन के लिए दिया तो प्लेज है। क्लियर बात है? गिरवी मतलब क्या हुआ, इट विल बी ट्रीटेड एज ए सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। बोलो हाँ या ना? तो उसको प्लेज बोलेंगे। तीनों ही केस में याद रखना है, अगर ये चीज है, इससे रिलेटेड 2 बातें हैं, एक इसका ओनरशिप है और इसका पोजीशन है। तो पोजीशन श्रीकांत सर के पास है, ऑनरशिप किसके पास है, टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के पास है। बोलो बेटा हाँ या ना? तो टॉपर्स ने मेरे को दिया तो ये बेलमेंट है, और टॉपर्स ने जो खरीदा होगा जनता स्टेशनर से, उस समय क्या हुआ होगा, सेल हुआ होगा। क्यों? क्योंकि टॉपर्स ने 1500 रुपए दिए और बदले में उन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक पेन दिया। बोलो हाँ या ना? तो वहां पर सेल है क्योंकि ओनरशिप और पोजीशन दोनों ट्रांसफर हुआ है। टॉपर्स ने मेरे को दिया, बोला कि मास्टर जी आज क्लास ले लीजिए इसी पेन से। क्या है ये केवल पोजीशन ट्रांसफर किया तो बेल में। क्लियर बात है बच्चा? बोलो। हम अगली क्लास, दैट इज व्हेनेवर इट हैपेंस, हाँ बेलर जिसने दिया वो बेलर है। टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड क्या है, बेलर है, उसने मेरे को दिया, मैं हो गया बेली। क्लियर बात है?
बेलर बेली। तो अगली क्लास हमारी शुरू कैसे होगी, किस टॉपिक से शुरू होगी? हेडिंग दीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इनएमनिटी। सुनो ना मेरी बात, बोर्ड पे रहिएगा तो 2 मिनट के लिए प्लीज। ये पांचों को अपन क्या बोलते हैं पता आपको? ये पांचों को अपन सीएमए इंटर में और सीए इंटर में इसको बोलते हैं, these 5 are called as special, बोलो ना, these 5 are called as special contracts, these 5 are called as special contract। और जो फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं वो क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे ये बातें लागू होती है। तो हम लोग किससे शुरू करें बेटा? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। अगली क्लास में हमारा क्या काम शुरू होगा? तो हेडिंग दीजिए ना, अगले क्लास का हेडिंग दीजिए, क्या है बेटा? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, बोलो, इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नहीं, मुझे एक बात बतानी है आपसे, बोर्ड पे रहिएगा। तो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पार्टियां क्या कहलाती है? कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट किया था तो पार्टियां क्या कहलाई थी? प्रोमिसर, प्रोमिसी, बोलो। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? एक होगा प्रोमिसर, दूसरा होगा प्रोमिसी। और हर कॉन्ट्रैक्ट में 2 प्रॉमिस होते हैं तो जाहिर सी बात है दोनों पार्टियां कभी प्रोमिसर है कभी प्रोमिसी है, बोलो हाँ या ना। लेकिन ये पांचों क्या है बेटा? ये 5 क्या है? बोलो ना, ये 5 क्या है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, बोलो। तो जाहिर सी बात है कि पार्टियों का नाम भी जो होगा क्या होगा? स्पेशल होगा। समझ में आ रही बात? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है तो 2 पार्टियां हैं, इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनीफायर। क्लियर बात है? बेलमेंट, उन्होंने बोला बेलर बेली। ऐसे ही प्लेज, प्लेजर प्लेजी, हालांकि वहां पर प्लेजर प्लेजी वर्ड को इग्नोर अवॉइड करते हैं लॉ में हम। प्लेज का एक और वर्ड होता है पाउंड, PAWN, क्या बोलेंगे? पाउंड। समझ में आ रही बात? तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पॉनर, पौनी। जैसे बेलर बेली, ऐसे ही क्या हो जाएगा? पॉनर, पौनी, हाँ या ना। और एजेंसी में, एजेंसी में एक होगा एजेंट, एक होगा प्रिंसिपल। असाइनर, असाइनी, वो तो हम लोग असाइनमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे, असाइनमेंट में होगा। सुनना, सर तो बेली है, देखिए सर तो बेली है। आप लोग ना बहुत बड़े वाले डैश डैश हो, मणिकांत। हम लोग अगली क्लास में शुरुआत करेंगे किससे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, बोलो ना, इंडेमनिटी। अच्छा एक बात बताइए, तो मैं पढ़ा नहीं रहा, वर्ड इंडेमनिटी कभी पढ़ा जिंदगी में? अभी कह दोगे हाँ सर पढ़ा है। मान लीजिए ये तीनों पार्टनर्स हैं और मिश्रा जी, क्या तो नाम है आपका? सिंह जी। सिंह जी, सिंह जी एक पार्टनर है और वो पार्टनरशिप फर्म के लिए काम करने गई थी, उसका नुकसान हो गया, तो क्या फर्म उसको क्या करेगी? उस नुकसान से बचाएगी। ये तीनों पार्टनर्स हैं, इनका एक पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप आप लोगों ने पढ़ रखा है अकाउंट्स में, प्लीज ऐसे क्यों देख रहे हो? लग रहा है कि कोई ऐसी बात कर दी सर आपने पढ़ाया नहीं, पर पूछ कैसे सकते हो आप? अरे पार्टनरशिप अकाउंट्स तो पढ़ा होगा, बीएसटी में पार्टनरशिप तो पढ़ा होगा। तो ये पार्टनर्स हैं तीनों। सिंह जी गए थे पार्टनरशिप फर्म के काम से, और अगर इनका उधर गई और काम नुकसान हो गया कुछ भी, तो क्या फर्म इनको नुकसान से कंपनसेट करेगी? नहीं करेगी? करेगी सर। ये क्या बोला? नुकसान से कंपनसेट करेगी। टू कंपनसेट समवन फ्रॉम लॉस, बोलो। टू कंपनसेट समवन फ्रॉम लॉस क्या कहलाएगा? इंडेमनिटी कहलाएगी। क्या बात है, समझ में आ रही बात? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा कि ये बॉटल मुझे बेच दो, मान लीजिए इसका ऑनर है आप, क्या तो नाम है तुम्हारा? हाँ, मिस्टेक। तो सुनो ना मेरी बात, अब मिस्टेक नहीं, अब तो इंडेमनीफायर। इन्होंने ये नहीं, ये बोतल इनकी है, इन्होंने इनसे मैंने बोला कि ये बोतल आप मुझे बेच दो। बोला सर बेच तो देता,
लेकिन एक्चुअली मैंने मणिकांत के साथ कांटेक्ट कर रखा है कि ये बोतल मैं उसे बेचूंगा। मैंने कहा भाई अगर आप मुझे बेच दोगे, सर कैसे होगा, लॉ पढ़ाते हो आप ही ऐसे करवाओगे। मैंने कहा क्या होगा, तो सर ब्रीच होगा, अगर मैं आपको बेचूं और मणिकांत को ना बेचूं तो ब्रीच होगा। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, ब्रीच होगी तो रेमेडी क्या होगा, जो भी उसका नुकसान होगा वो भरेगा, मांगेगा ना वो आपसे कि तूने मेरे को नहीं बेचा, सर को बेचा, जिस वजह से मेरा नुकसान है। मैंने कहा चिल मार, मणिकांत का जो भी नुकसान है वो तेरे से क्लेम करेगा, मैं तेरे को कंपनसेट कर दूंगा। अब तो ये बेच सकता है ना मुझे, बोलो। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इन्यूनिटी बोलेंगे, सेक्शन 124 में। ठीक बात है। डिटेल डिफिनीशन, डिटेल टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में जारी रखेंगे। क्लियर बात है बच्चा, बोलो। सिलेबस आपका पेपर जो होगा वो होगा दिसंबर में। जून में दे सकते हैं क्या ना, जून में कैसे देंगे आप, जून में नहीं दे सकते, नहीं कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है। जून में नहीं दे सकते बेटा, हम दिसंबर में ही देंगे। बेशक आप बहुत ग्रुप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको जल्दबाजी है तो, लेकिन जून में पेपर आप लीगली टेक्निकली आप एंटाइटल नहीं, देना भी नहीं चाहिए, बड़े आराम से दो, क्या दिक्कत है, सिलेबस ज्यादा भी है। हाँ बच्चा, हाँ आप लोग भी इसी बैच में आ जाइए और इसी के साथ हम लॉ वाला काम इसमें मैं करवा दूंगा। हाँ जी, हाँ लेकिन एक ही बैच रहेगी, एक बात, एक ही बैच है, जहां भी होगा जो जो जिस टाइम पर ये पढ़ेंगे ना उसी टाइम पर आप भी आ जाइए।